हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 30 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। अपने करंट अफेयर के प्रश्नों की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, लर्निंग बुक चैनल पर जितने ही अधिक मेंबर होंगे, लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही अधिक स्ट्रांग होगी, हम आप सभी के लिए उतने ही और अधिक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ सकेंगे। तो आप सभी लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लर्निंग बुक फैमिली को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में हमारी मदद करें। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो लुगदी, कागज और संबंध उद्योगों के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डीपीआईआईटी द्वारा गठित 25 सदस्यीय विकास परिषद का प्रमुख है। डीपीआईआईटी द्वारा गठित 25 सदस्यीय विकास परिषद के प्रमुख एएस मेहता हैं। एएस मेहता खुद जेके पेपर मिल लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। डीपीआईआईटी का क्या फुल फॉर्म है? देखिए, डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि डीपीआईआईटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो नवंबर दिसंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करने जा रहा है। भारत एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने 2020 में जा रहा है। और ये चैंपियनशिप कब होनी है? ये चैंपियनशिप नवंबर दिसंबर 2020 में होनी है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं आर के सचेती। आर के सचेती ने विश्वास जताया है कि नवंबर दिसंबर तक भारत पुरुष और महिला दोनों की ही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा, क्योंकि तब तक कोविड-19 के प्रभाव से हम उभर चुके होंगे। तो कौन मेजबानी करने जा रहा है? अभी ये भारत करने जा रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में खबरों में रहे स्टार्लिन क्राउफर्ड मॉस का संबंध किस खेल से है? स्टार्लिंग क्राउफर्ड मॉस का संबंध मोटर खेल से है। मोटर खेल यानी कि फार्मूला 1 रेसिंग। ये ब्रिटिश के फार्मूला 1 रेसर हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि स्टार्लिंग क्राउफर्ड मॉस फार्मूला 1 रेसर हैं, तो मोटर खेल से संबंधित हैं और ये ब्रिटिश के फार्मूला 1 रेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक एच देसाई जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनके जीवन के दौरान उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा पद लिया था? अशोक एच देसाई भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। भारत के अटॉर्नी जनरल थे। अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पक्ष रखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे क्या हुआ कि कोई केस इंडियन गवर्नमेंट में कोई आदमी कर दिया, हमारे यहाँ पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार या किसी भी सरकार को चुनौती दे सकता है कोर्ट में। तो किसी व्यक्ति ने भारत सरकार के किसी नियम के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में उसको चुनौती दे दी, तो भारत सरकार का जो पक्ष रखता है उसे भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे अशोक एच देसाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि अशोक एच देसाई भारत के अटॉर्नी जनरल थे, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में जो कुछ भी हासिल किया गया है उसका जश्न मनाना है, ताकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक अस्थायी विकास को प्राप्त करने में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व की भूमिका की पुष्टि हो सके। तो किस दिन मनाया जाता है ये अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस? ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। इरफान खान ने किस हॉलीवुड फिल्म में काम किया है? देखिए, इसमें
चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसीलिए इसका पांचवा ऑप्शन सभी बनाया गया है। इरफान खान ने जिन 4 हॉलीवुड फिल्मों में काम किया था उनमें जुरासिक वर्ल्ड, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, इन्फर्नो, लाइफ ऑफ पाई, ये चारों इरफान खान द्वारा अभिनीत फिल्म है। इन चारों में इरफान खान ने अपना अभिनय किया है। इरफान खान बॉलीवुड के बहुत ही उम्दा कलाकार थे। इन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपना डंका बजाया था। इनका निधन 19 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में 54 वर्ष की आयु में हुआ। 2018 में इन्होंने खुद को कैंसर से पीड़ित बताया था। हालांकि इनकी मृत्यु का कारण कोलन इन्फेक्शन यानी कि आंत के इन्फेक्शन है, मतलब कि इनके आंत में इन्फेक्शन हो गया था। जबकि 2018 में इन्होंने अपने आप को एक रेयर कैंसर से पीड़ित बताया था, एंडोक्राइनोलॉजी कैंसर होता है वो, उससे पीड़ित खुद को 2018 में बताया था। लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई है यह उस वजह से नहीं हुई है, इनकी मृत्यु आंत में इन्फेक्शन की वजह से हुई है। इन्होंने अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत सलाम बॉम्बे फिल्म से की थी। पान सिंह तोमर के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। स्लमडॉग मिलियनेयर से इन्होंने पूरे विश्व में अपनी एक्टिंग का डंका बजाया था। हिंदी मीडियम फिल्म में इनके उत्कृष्ट एक्टिंग के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। इनकी लास्ट फिल्म अंग्रेजी मीडियम है जो 13 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। तो इनका ये पद्मश्री पुरस्कार भी विजेता है, जो भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत का पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा अवार्ड है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। किस प्रदेश ने अपने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? ये निर्णय लिया है पंजाब ने। पंजाब ने अपने यहाँ के लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जबकि यूपी गवर्नमेंट ने ग्रीन ऑरेंज जोन में एक्टिविटी को बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जबकि रेड जोन में कोई एक्टिविटी बढ़ाने की अनुमति यूपी गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी गई है। ये ग्रीन ऑरेंज और रेड जोन क्या है? ग्रीन जोन जहाँ पे मतलब कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी कोविड-19 एक्टिव केस नहीं है, यानी कि वहाँ पे इस समय कोई भी कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं है, उसे ग्रीन जोन बोलेंगे। तो जितने भी ग्रीन जोन के एरिया हैं, जितने भी ग्रीन जोन के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि यहाँ पे सारी एक्टिविटी होंगी। ऑरेंज जोन क्या होता है? ऑरेंज जोन वो है जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट तो हैं, कोविड-19 के इन्फेक्शन के पेशेंट हैं, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहाँ पे कोई भी नया पेशेंट नहीं हुआ है, उसे ऑरेंज जोन बोलते हैं। और यहाँ पे भी यूपी गवर्नमेंट ने एक्टिविटी में ढील देने की अनुमति दे दी है। जबकि रेड जोन वो जोन है जहाँ पे अभी भी प्रेजेंट टाइम में कोई हॉट स्पॉट है या फिर 14 दिन के भीतर ही कोई ना कोई नया केस सामने आया है कोविड-19 के इन्फेक्शन का। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी एक्टिविटी को लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है, जबकि यूपी गवर्नमेंट ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में एक्टिविटी खोलने की अनुमति दी है, जबकि रेड जोन में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। रेड जोन में लॉकडाउन ही रहेगा अगले अनुमति तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले राज्य का नाम बताइए जिसने सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस वर्चुअल कोर्ट सर्विस की सुविधा शुरू की है। उत्तर प्रदेश ने इन हाउस वर्चुअल कोर्ट सर्विस की सुविधा शुरू की है। इसके अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामलों की सुनवाई होगा। इसका विकास कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की वजह से कोई काम कोर्ट का नहीं हो पा रहा था, तो इसका विकास गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने मिलकर किया है, जिससे कि कोर्ट का काम पुनः सुचारू रूप से शुरू हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत का पहला राज्य बना जहां सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस वर्चुअल कोर्ट की सुविधा शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के कौन से भत्ते 1 जनवरी 2020 से कोविड-19 से लड़ने के लिए रोक दिए गए हैं? देखिए, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीर अलाउंसेस एंड डीर रिलैक्स दोनों को जो है रोक दिया गया है।
इससे क्या अनुमान है? इससे ये अनुमान है कि भारत सरकार को 37,530 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। ये कब तक रोका गया है? ये 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जुलाई 2021 तक के सारे महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोक दिया गया है। ये चाहे भारत सरकार का केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर भारत सरकार का पेंशनर हो, ये भत्ता 1 जुलाई 2021 तक किसी को भी नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों को वित्त मंत्रालय ने रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में 1 वर्ष के लिए इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही से बचने के लिए कौन से सेक्शन सस्पेंड किए गए हैं? सरकार ने डिफाल्टरों के खिलाफ कार्यवाही के प्रावधानों को निलंबित करते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की धारा 7, 9, 10 में संशोधन का फैसला लिया है। यह फैसला कोविड-19 के महामारी से प्रभावित कारपोरेट सेक्टर के उधारकर्ताओं के लिए एक राहत उपाय के रूप में कार्य करेगा। तो जो धारा 7, 9, 10 है, इसके तहत जो लोग बिल्कुल डिफ़ाल्टर थे, यानी कि बैंक से लोन ले लेते थे और उन्हें चुकाते नहीं थे, उन पर सरकार अपना शिकंजा कसती थी। लेकिन क्या है कि 1 साल के लिए इसमें सरकार थोड़ी राहत दे रही है, क्योंकि लोगों का जो है कारोबार लॉकडाउन की वजह से हुआ नहीं। अगर वो लोन ले चुके हैं तो फिर उनको बैंक का लोन चुकाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए गवर्नमेंट अभी आईबीसी 2016 के धारा 7, 9, 10 में को सस्पेंड कर दिया है, ताकि इन लोगों पे कोई कार्यवाही बैंक ना कर सके और 1 साल बाद जब ये लोग अपना उद्योग फिर से इस्टेब्लिश कर सकेंगे तो फिर ये अपना लोन बैंक को चुका सकें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश का कोयला उत्पादन लक्ष्य क्या है? 2020-21 के लिए कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने 710 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है और 2023-24 तक इसे 1 बिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य है। यानी 2020-21 के लिए 710 मिलियन टन MT और 2023-24 तक इसे बढ़ाकर 1 बिलियन टन करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को निर्धारित करने का क्या कारण है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद कोयले की मांग में तेजी आने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोयला एवं खनन मंत्रालय ने इस लक्ष्य को निर्धारित किया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई योजना का नाम ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो कौन सा, ये दोनों किस योजना के अंतर्गत, यानी कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप किस योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है? ये स्वामित्व योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप स्वामित्व योजना के अंतर्गत पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है ये? प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व ऐप के साथ ही एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल दोनों एक साथ लॉन्च किया है। इसके तहत गांवों की संपत्तियों की मैपिंग में ड्रोन का उपयोग होगा। इससे गांवों की जो संपत्तियों का भ्रम और झगड़े होते हैं उसे समाप्त करने में मदद मिलेगी। इसके तहत क्या करना है, गवर्नमेंट क्या करेगी कि गांव की जो संपत्तियां हैं, लोगों के गांव में जो खेत हैं, उनको ड्रोन से मैपिंग करेगी। इससे गांव में जो संपत्तियों के बीच भ्रम और झगड़े होते हैं उसे समाप्त करने में मदद मिलेगी और गांव के विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप स्वामित्व योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आभासी इंटरैक्टिव सत्र में भाग लिया।
डब्ल्यूएचओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? डब्ल्यूएचओ में प्रेजेंट टाइम में सदस्य देश 194 हैं। हालांकि डब्ल्यूएचओ कोविड-19 की रिपोर्टिंग को लेकर इस समय विवादों के घेरे में है। हुआ क्या कि कई देश डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगा रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 के केस में चाइना के समर्थन में कार्य किया है, जिसका खामियाजा आज पूरा विश्व भुगत रहा है। और कई देश डब्ल्यूएचओ को इसके लिए भला बुरा भी कह रहे हैं। और अमेरिका ने तो डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली फंड को ही रोक लगा दिया है। अमेरिका जो फंड डब्ल्यूएचओ को हर साल देता था उस पर रोक लगा दिया है, इसी आरोप के साथ कि ये जो है चाइना के समर्थन में कार्य किया है डब्ल्यूएचओ ने। तो इसका डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों की संख्या प्रेजेंट में 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के लिए विश्व बैंक ने सड़कों के उन्नयन और लोक निर्माण विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 585 करोड़ मंजूर किए हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए विश्व बैंक ने सड़कों के उन्नयन और लोक निर्माण विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 585 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी ने लॉकडाउन के दौरान एमएसएमई को समर्थन देने के लिए विशेष तरलता योजना शुरू की है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। कोविड-19 लॉकडाउन को देखते हुए सिडबी ने एमएसएमई सेक्टर, यानी कि क्या एमएसएमई सेक्टर क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि लघु मध्यम उद्योगों को समर्थन देने के लिए सिडबी ने जो है ये योजना शुरू की है, जिसमें विशेष तरलता योजना के साथ इनको समर्थन दिया जाएगा। यानी कि जो लघु और मध्यम इंटरप्राइजेज हैं, लघु मध्यम उद्योग हैं, उनको समर्थन के लिए सिडबी ने तरलता योजना शुरू की है। क्या है सिडबी का फुल फॉर्म? SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है सिडबी का फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर में 3 पंचायतों को पंचायत पुरस्कार 2020 में मान्यता मिली है। वर्तमान पंचायत राज मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो 23 अप्रैल को था, उसमें जम्मू कश्मीर के 3 पंचायतों को अलग अलग श्रेणियों में पंचायत पुरस्कार मिला है। हमारे पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नितिन गडकरी हमारी सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। उन देशों का नाम बताइए जिन्होंने सम्मेलन की मेजबानी की। उस देश का नाम बताइए जिसने सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान ने की है। सार्क क्या है? सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसका जो अभी सम्मेलन हुआ है, इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने की। और इस सम्मेलन में कोविड-19 से निपटने के लिए सार्क देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया। सार्क के कुल 8 देश जो है मेंबर हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 सार्क के मेंबर हैं। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड में 3.36 हिस्सेदारी हासिल करने वाली कंपनी का नाम बताइए। हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड में जिसने 3.36% की हिस्सेदारी हासिल की है वो अशोक लीलैंड एल नकल है। यानी कि अशोक लीलैंड ने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस में 3.36 की हिस्सेदारी हासिल की है। अशोक लीलैंड जो है ये भी हिंदुजा लीलैंड की ही कंपनी है। देखिए, हिंदुजा ग्रुप एक है, इसके अंतर्गत एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मोटर व्हीकल, बैंकिंग, कॉल सेंटर, हेल्थ केयर और भी कई सारी कंपनियां काम करती हैं। हिंदुजा ग्रुप इन सारी कंपनियों की पेरेंट कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो हिंदुजा ग्रुप की ही
एक कंपनी है हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर में काम करती है हिंदुजा ग्रुप की कंपनी, वो है हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड। इसी में हिंदुजा ग्रुप की जो कंपनी मोटर व्हीकल सेक्टर में काम करती है उसने 3.36% की हिस्सेदारी हासिल की है। यानी कि हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड और अशोक लीलैंड दोनों की पेरेंट कंपनी हिंदुजा ग्रुप ही है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड में जिसने 3.36% की हिस्सेदारी खरीदी है वो कंपनी है अशोक लीलैंड एल नकल, और दोनों ही कंपनी हिंदुजा ग्रुप की ही हैं। हिंदुजा ग्रुप दोनों ही कंपनियों की पेरेंट कंपनी है। हिंदुजा ग्रुप का जो है ये मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है, अशोक लीलैंड का मुख्यालय आपका चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव प्योरी संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के सैन्य अभ्यास को नेटिव प्योरी नाम दिया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच दो प्रमुख युद्ध अभ्यास होते हैं, एक है टाइगर ट्रम्प और दूसरा है युद्ध अभ्यास। टाइगर ट्रम्प 2018 में शुरू हुआ है। ये टाइगर ट्रम्प तीनों सेनाओं द्वारा भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास है, यानी कि इसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं ही करती हैं। भारत और अमेरिका के बीच ये पहला ऐसा युद्ध अभ्यास है जो तीनों सेनाएं एक दूसरे के साथ करती हैं। इससे पहले भारत इस तरह का युद्ध अभ्यास जिसमें कि तीनों सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध अभ्यास करती थी सिर्फ रसिया के साथ करता था। 2018 से भारत रसिया के साथ साथ ही अमेरिका के साथ भी इस तरह का युद्ध अभ्यास करने वाला देश बन गया है। और दूसरा जो टाइगर ट्रम्प के बाद एक दूसरा युद्ध अभ्यास है उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये सिर्फ आर्मी का मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और अमेरिका के बीच। और इस क्वेश्चन में नेटिव प्योरी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई के बीच का सैन्य अभ्यास है। और भारत और अमेरिका के बीच जो दो सैन्य अभ्यास हैं वो है टाइगर ट्रम्प, इसमें तीनों सेनाएं एक दूसरे के साथ अभ्यास करती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और दूसरा सैन्य अभ्यास जो है भारत अमेरिका के बीच वो है युद्ध अभ्यास, इसमें भारत अमेरिका के साथ आर्मी की एक्सरसाइज होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दबाव वाले वेंटिलेटर का नाम क्या है जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विकसित किया है? इसे वाइटल कहते हैं। उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर है, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है उसने इसे कोविड-19 से लड़ने के लिए विकसित किया है। ऑप्शन डी वाइटल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डग सैंडर्स जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस खेल से संबंधित हैं? डग सैंडर्स अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी थे, तो ये गोल्फ से संबंधित हो गए और अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी हैं तो अमेरिका से ये गोल्फ खेल को खेलते थे। ये क्या है कि ये बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहनने के शौकीन थे, इसलिए डग सैंडर्स को पिकॉक ऑफ द फेयर वेज भी कहा जाता था। ये पिकॉक ऑफ द फेयर वेज नाम से मशहूर थे क्योंकि इन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौकीन था। कभी हरी पैंट, लाल शर्ट, इस तरीके के कपड़े पहनते थे, तो इन्हें पिकॉक ऑफ द फेयर वेज नाम से भी जाना जाता है। डग सैंडर्स गोल्फ खेल से संबंधित हैं। डग सैंडर्स अमेरिका के लिए गोल्फ खेल खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में देखा गया। वर्ष 2020 के लिए विषय क्या है, यानी कि वर्ष 2020 की थीम क्या थी विश्व टीकाकरण सप्ताह की? इसके लिए थीम थी वैक्सीनेशन फॉर ऑल। इस अभियान में टीके से बीमारियों की बचत के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाना होता है और यह अभियान टीकाकरण के लिए, टीकाकरण को बढ़ाने के लिए, मतलब कि टीकाकरण और अधिक हो उसके लिए यह एक वैश्विक अभियान है। टीकाकरण का फ़ायदा क्या है? देखिए, टीकाकरण का फ़ायदा ये है कि टीकाकरण एक बार हुआ और जिस बीमारी के लिए टीकाकरण हुआ वो बीमारी के लिए सामान्यतः आदमी पूरे जीवन के लिए एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेता है और वह बीमारी इंसान को नहीं होती। जैसे
कि बचपन में खसरा का टीका लगा तो पूरे जीवन खसरा होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि होती ही नहीं है, लेकिन खसरा होने की जिस चीज़ का टीका लगा वो बीमारी होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। यही इसका फ़ायदा है कि एक टीकाकरण से ही पूरी लाइफ उस बीमारी से आदमी को छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 से 30 अप्रैल विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि लोग अधिक से अधिक टीकाकरण कराएं। इस साल के इसका थीम क्या था? इसकी थीम थी वैक्सीनेशन फॉर ऑल, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। 23 अप्रैल 2020 को भारत के किस राज्य सरकार ने वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया? मणिपुर सरकार ने वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया। क्या है? खोंगजोम मणिपुर में एक स्थान का नाम है जहां के लोगों ने अंग्रेजों से युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। खोंगजोम मणिपुर का है, मतलब खोंगजोम एक स्थान का नाम है मणिपुर में। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और अपने प्राणों की आहुति दी। इन्हीं लोगों को प्रत्येक वर्ष याद करने के लिए मणिपुर सरकार खोंगजोम दिवस मनाती है। खोंगजोम में एक ऐतिहासिक वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स भी बना है जहाँ पर इन लोगों की याद में दुनिया की सबसे ऊंची तलवार की प्रतिमा रखी गई है। तो खोंगजोम दिवस मणिपुर सरकार मनाती है। कहाँ पे? वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में। इस वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में जो है एक बहुत ही ऊंची तलवार रखी है, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची तलवार है। ये इन्हीं लोगों की याद में यहाँ पे रखी गई है। सबसे ऊंची तलवार जो खोंगजोम में अपने प्राणों की आहुति दी थी जिन लोगों ने, उन्हीं लोगों की याद में ये तलवार मणिपुर के जो है वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में रखी गई है। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।